हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे न्यू एज कोचिंग चैनल पर। ये एक एजुकेशनल चैनल है और मैं आपके लिए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन लेकर के आता हूँ। तो आज के दिन हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम है टुवार्ड्स फ्रीडम। ये चैप्टर नंबर 15 है। किस किताब से? माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ की किताब, जो क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग इसकी सॉल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपको दिख रहा है। हम लोग पहले इसके उस पेज पर चलते हैं जहाँ पे इसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आप देखोगे कि मैंने लेफ़्ट साइड में चैप्टर का क्वेश्चन दिखाया हुआ है और राइट साइड में मैंने सॉल्यूशंस को दिखाया है, और एक एक करके आपको अभी पढ़ करके सुनाऊंगा। ये है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो कि टिक मार्क करने का है करेक्ट आंसर को। द चीपर क्लॉथ इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड मेड द इंडियन वीवर्स। तो जो सस्ता कपड़ा इंग्लैंड से मंगाया जा रहा था भारत में अंग्रेज़ों के समय में, उसकी वजह से भारत में जो वीवर्स थे वो गरीब हो रहे थे, धनी हो रहे थे, क्या हो रहे थे? तो एक्चुअली में इसका आंसर है कि वो पुअर होते जा रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था और कहाँ शुरू हुआ था? कब का सवाल का जवाब तो 1857 खुद ही है, हमें जगह का नाम बताना है। सो नेम ऑफ द प्लेस इज मेरठ, जो मैंने यहाँ दिखाया है। थर्ड क्वेश्चन, द रूल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में ट्रेडिंग करने आई थी, व्यापार करने आई थी, उसका रूल कब ख़त्म हुआ और ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट हुआ, ये ईयर बताना है हमें। तो इसका आंसर है 1858, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? वो ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, पुर्तगीज़ थे या फिर डच थे? तो इसका आंसर है ब्रिटिश लोग थे, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। टिक मार्क का जो लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, है ना, बांटो और राज करो। ये रूल, ये पॉलिसी हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऑप्शन है एजुकेट द इंडियंस, इनकरेज नेशनलिज्म, ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स और सप्रेस नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की भावना को दबाने के लिए, ये आंसर है उसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने टिक मार्क सेक्शन का आंसर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को देखने। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आप देख सकते हो कि जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? जो पहला ऑप्शन है वो है द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो। तो अंग्रेज़ लोग फार्मर को किस चीज़ के लिए फोर्स करते थे? वो क्या उगाने को कहते थे? तो वो कहते थे कि भाई क्या चीज़ उगानी है? वो कहते थे कि भाई इंडिगो, नील की खेती करो और कॉटन की खेती करो। ये है इसका जवाब। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है डैश वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर। तो आखिरी मुगल एम्पेरर कौन था? आखिरी मुगल एम्पेरर कौन था? इसका जवाब है बहादुर शाह जफर। ये भी हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स सेक्शन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे अगले पेज पर अपीयर होगा। ओके, तो दिख गया थर्ड ऑप्शन क्या है? तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स का, इसका नाम है द रिवोल्ट वाज लेड बाई डैश एट अवध, है ना। वो तो 1857 का रिवोल्ट हुआ था सिपाहियों वाला, जिसमें बाद में बाकी सारा राजा महाराजा वो सब भी शामिल हो गए थे। तो अवध से, फैजाबाद से किसने उसमें साथ दिया था? तो इसका आंसर है बेगम हजरत महल। ओके, फोर्थ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म बाई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था, तो इसे किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसका आंसर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट,
द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ है ना, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? उनका नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। तो हम लोगों ने टिक मार्क सेक्शन पूरा कर लिया, फिल इन द ब्लैंक सेक्शन पूरा कर लिया। नाउ दिस इज टाइम टू आंसर द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज ट्रेड विथ इंडिया प्रॉफिटेबल फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भारत के साथ में ट्रेड करना, व्यापार करना जो कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए फ़ायदेमंद कैसे था? तो इसका आंसर यहाँ लिखा है, द कंपनी बॉट गुड्स चीपली फ्रॉम इंडिया, वो कंपनी भारत से सस्ते में सामान खरीद लेती थी, एंड सोल्ड देम अब्रॉड एट हाई प्राइसेज, और दूसरे देशों में उसे महंगी कीमत में बेचा करती थी। सो दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हुआ करता था। ओके तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का, तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द ब्रिटिश एक्सप्लॉयट द फार्मर्स, वो जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे, वो हमारे फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉयट करते थे, कैसे उनका शोषण करते थे। सो द फार्मर्स वर मेड टू पे वेरी टैक्सेज, वेरी हाई अमाउंट, है ना, हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेज। तो वो क्या करते थे ना, अंग्रेज लोगों ने फार्मर्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, तो किसानों को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होता था। इवन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जब बाढ़ आ जाती थी तब भी, जब सूखा होता था तब भी, द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर ऑफ टैक्सेस, तब भी किसानों को टैक्स जमा करना ही होता था। सो दे वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन। अब सोचो कोई किसान अगर खेती करेगा तो वो गेहूँ उगाना चाहेगा, वीट, राइस, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट उगाना चाहेगा, लेकिन अंग्रेज़ लोग फोर्स क्या करते थे कि भाई तुम्हें इंडिगो की खेती करनी है, इंडिगो नील की खेती, कॉटन की खेती करनी है, जिसका फ़ायदा होता था ब्रिटिश लोगों को। एंड ब्रिटिश बॉट एट वेरी लो प्राइसेज, एक तो वो किसानों को फोर्स करते थे कि तुम्हें नील की खेती करनी है, कपास की खेती करनी है, और साथ में वो उन्हें बहुत कम कीमत दिया करते थे। ये बात थी। विच फैक्टर स्पार्क द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमारे देश में जो पहली लड़ाई हुई इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की, उसकी वजह क्या थी? ये चिंगारी कैसे भड़की? क्या क्या फैक्टर्स थे उसके? तो इसका आंसर है देयर वाज ए र्यूमर, एक अफवाह उड़ गई थी। क्या अफवाह उड़ी थी? दैट ग्रीज यूज्ड इन द न्यू बुलेट्स वाज मेड फ्रॉम द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। तो उस समय अंग्रेज़ों की सेना में जो भारतीय सिपाही भर्ती होते थे, उनके बीच में एक अफवाह उड़ गई। वो अफवाह ये उड़ गई कि भाई आप लोग जो बंदूकों में गोलियां भरते हो और उसमें जो ग्रीज लगा हुआ है ना, उसमें गाय और सूअर का मांस या उसकी चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग जानते ही हो कि हिंदू धर्म के लिए गाय कितनी पवित्र है ना, माँ कहते हैं, और मुस्लिम लोगों के लिए पिग्स, सूअर भी हराम है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीज्ड रैपर एंड इट वाज अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ, ये क्या होता था ना कि भाई सिपाहियों को अपने मुंह से, अपने दांतों से वो रैपर हटाना होता था बुलेट्स का, उसके बाद में वो उसे अपनी राइफल में भरते थे। अब अगर दांतों से वो रैपर को हटाएंगे तो अगर उसमें गाय का मीट या उसकी चर्बी लगी है ना, अब या फिर सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो इससे इन सब लोगों के अपने धर्म के भ्रष्ट हो जाने का खतरा था। उन्हें लगता था कि वो अपने धर्म के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, और ये बातें धर्म के विरुद्ध हैं कि हिंदू अपने मुंह में गाय की चर्बी लगाएं, या मुस्लिम लोगों के लिए भी ये बात खिलाफ थी कि वो अपने मुंह में सूअर की चर्बी को छुएं मुंह से। सो क्या हुआ इस चीज़ को लेकर के? इस चीज़ को लेकर के ऐसा हुआ कि हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स के लिए ये बात सही नहीं थी। सो दे रिफ्यूज़ टू यूज़ दीज बुलेट्स
एंड रिवोल्टेड। उन्होंने कहा कि हम लोग इस गोलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब आगे क्या हुआ कि फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन वर ऑल्सो वेरी अनहैप्पी। तो जो हमारे देश के किसान थे, है ना, और अपने हाथों से काम करने वाले लोग थे, जैसे कि पॉटर हो गए, जैसे कि चमड़े का काम करने वाले हो गए, तांबे का काम करने वाले हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, है ना, फर्नीचर बनाने वाले थे, ये सब भी, और साथ साथ में किसान तो दुखी थे ही। सो इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वर ऑल्सो अनहैप्पी। उस समय में जो भारत के छोटे मोटे राजा वगैरह थे, राजकुमार थे, वो सब भी नाराज थे और बहुत दुख थे। तो क्या हो गया, इसकी वजह से इन्होंने भी, है ना, ड्यू टू द हायर एंड सक्सेसर लॉ ऑफ ब्रिटिश, उस समय अंग्रेज़ों ने ना एक अलग ही नियम लगा दिया था कि जो भारत के राजा या राजकुमार होते थे वो अपने मन से अपना उत्तराधिकारी हायर नहीं रख सकते थे। इसकी वजह से वो परेशान थे। तो आपने देखा कि क्या बातें बनी कि भाई जो सैनिक थे वो इस बात से परेशान थे कि उन्हें लग रहा था कि उनके धर्म के भ्रष्ट होने का खतरा है। साथ में जो किसान थे वो भी दुखी थे, जो कारीगर थे वो भी दुखी थे, और भारत के राजा महाराजा भी दुखी थे। तो इन सब लोगों ने मिल करके भारत का जो पहला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ जो 1857 में साथ दिया। और ये सारे फैक्टर्स थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश लोगों को ऐसा कौन सा तरीका नज़र आया जिसके जरिए उन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को जो 1857 में हुआ था उसको दबा दिया, कुचल दिया। सो फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प टू सप्रेस द फेलियर ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारे फैक्टर्स थे। 3 फैक्टर मैंने लिखे हैं। पहला, इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भारत के सारे भाग में नहीं फैला था। सेकेंड पॉइंट, इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स। जो भारतीय सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था उनके पास में ज़रूरत के पैसे नहीं थे, और साथ में हथियार, गोला बारूदें भी तो चाहिए ना लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से, वो भी नहीं था। थर्ड फैक्टर, इट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइज रिवोल्ट वेयर एज ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेल इक्विप्ड विथ मॉडर्न वेपन्स एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो भारत के जो सैनिक थे, है ना, जो राजा महाराजाओं ने साथ दिया, किसानों से साथ दिया, कारीगरों ने साथ दिया, तो इनका ये जो विद्रोह था ऑर्गेनाइज नहीं था, यूनाइटेड नहीं था, संगठित नहीं था, प्लान्ड नहीं था। तो ये भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ों से हार गए, अंग्रेज़ों ने इनको दबा दिया। दूसरी बात कि ब्रिटिश सोल्जर्स के पास में मॉडर्न वेपन, आधुनिक हथियार थे, नए नए तरह के राइफल, बंदूकें, गोला बारूद, तोप वगैरह, जो भारतीय सैनिकों के पास में नहीं था, और ब्रिटिश लोग जो थे वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के लड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को आसानी से दबा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मॉडर्न एजुकेशन लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अंग्रेज़ों ने जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लॉन्च किया, इससे हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को, राष्ट्रीयता की भावना को कैसे हेल्प मिला। आंसर इज, educated Indians realized that the British wanted to keep India poor and backward। तो भारत में जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ तो इससे जो भी भारतीय पढ़ लिख पाए उन्होंने महसूस किया कि अरे अंग्रेज़ तो हम सब लोगों को गरीब और बैकवर्ड बना करके रखना चाहते हैं। सो दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस, और इस बात से भारत के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो यूनाइटेड हो गए। स्लोली द फीलिंग ऑफ यूनिटी ऑफ नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर, और धीरे धीरे भारत के लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में इस भावना का संचार हुआ कि भाई इस तरीके से तो अंग्रेज़ लोग हमारे ऊपर में शासन करते रहेंगे काफ़ी सालों तक, और ये अच्छी बात नहीं है। तो जो भी पढ़ लिख रहे थे लोग, उन्होंने और भी लोगों को शिक्षित किया, बताया कि भाई अंग्रेज़ इस तरीके से हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं। और इस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन भारतीय लोगों के लिए, भारत के लोगों के अंदर में नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में फ़ायदेमंद साबित हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।
आखिर में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर लिखना, है ना। आने वाले समय में आपको आपके चैप्टर्स के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे और सॉल्यूशन में। इसके साथ साथ में आपको इस पर काफ़ी सारी स्टोरीज मिलेंगी, जनरल नॉलेज का अपडेट मिलेगा और स्पेस के बारे में भी काफ़ी सारा कुछ जानने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं।